हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का सेकंड पार्ट। और इस पार्ट के अंदर हम लोग ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। इस पार्ट के अंदर बेसिकली दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। पहला हम लोग जो है प्लांट्स के बारे में जो इस लेक्चर के हम लोग इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, और सेकंड लेक्चर इसका जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ह्यूमंस के बारे में बनेगा, जिसकी एक सेपरेट वीडियो हो जाएगी। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले ना हम लोगों को यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो कि हम लोगों को समझ लेना चाहिए, जिसके बारे में हम लोगों को पढ़ लेना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने कुछ 5 टर्म्स लिखे हुए हैं। पहला हम लोगों को ना हैप्लॉइड के बारे में और डाइप्लॉइड के बारे में पता होना चाहिए। देखो, बहुत सारे सेल्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, लेकिन उनके अंदर जो है ना डीएनए के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कंप्लीट पेयर्ड होते हैं। जैसे कि इंसानों की बात हम लोग करें, जो कोई नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा, हेरिडिटी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वैसे ही कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर ना 23 पेयर्स नहीं होते हैं, 23 अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। बोलने का मतलब ये है कि इंसानों के अंदर, ह्यूमन की अगर हम लोग बात करें तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स ना होकर के, 23 पेयर्स ना होकर के सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि यहाँ पे अनपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। ठीक है, तो ऐसे तरीके के हम लोग सेल्स को हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड सेल, अ सेल विच कंटेन्स सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स। अब देखो, इंसानों के अंदर ना मल्टीपल टाइप्स के सेल्स हैं, उसमें से कोई एक ही सेल ऐसा है जो कि हैप्लॉइड टाइप का होता है। उसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब देखो, दूसरा हम लोग टर्म पढ़ रहे हैं डाइप्लॉइड सेल। बाकी जितने भी टाइप के सेल हैं इंसानों की बॉडी के अंदर, सारे के सारे डाइप्लॉइड हैं। मतलब ये कि उनके पास जो है ना 23 पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं। दो अलग अलग सेट्स होंगे, 23 और 23 पेयर्स के दोनों का पेयर हो जाएगा, यानी कि एक 23 पेयर ऑफ सेट क्रोमोसोम हो जाएगा। देखो, अ सेल विच कंटेन्स 2 सेट्स ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स। अब देखो आगे जो है ना जर्म सेल लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट में। देखो, इंसानों की बॉडी के अंदर हम लोग ना ह्यूमन के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं ताकि बात समझ में आ जाए। ह्यूमन के बॉडी के अंदर ना डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं। अगर हम लोग ह्यूमन आई बात करें तो इसके अंदर जो रेटिना के ऊपर 2 टाइप के सेल्स हैं, रॉड सेल्स एंड कोन सेल्स, इनका अलग अलग फंक्शन है। वैसे ही जो है हमारी बॉडी के अंदर स्किन सेल्स हैं, बहुत तरीके के सेल्स हैं, हेयर सेल्स हैं, इन सब का अलग अलग काम है। वैसे ही एक टाइप का सेल है ह्यूमन बॉडी के अंदर या और भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जिनको हम लोग कहते हैं जर्म सेल। ठीक है, इसका जर्म सेल का ना एक काम ये है, जैसे बाकी सारे सेल्स का अलग अलग काम है, जर्म सेल्स का काम ये जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो जर्म सेल्स को ना हम लोग जो है गैमेट भी कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जर्म सेल यानी कि गैमेट, अ हैप्लॉइड। अच्छा, इसके बारे में एक खास बात ये, जो जर्म सेल्स होते हैं ना जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ये हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब ये है इनके पास ना सिंगल सेट ऑफ अनपेयर्ड क्रोमोसोम होगा, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स नहीं होंगे, 23 क्रोमोसोम्स होंगे। अ हैप्लॉइड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग न्यू इंडिविजुअल। एक ऐसा हैप्लॉइड सेल होगा जो कि न्यू इंडिविजुअल्स को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अच्छा, इसकी एक खास बात, ये जो हैप्लॉइड सेल जो गैमेट होते हैं, ये ऑपोजिट वाले गैमेट सेल के साथ, ऑपोजिट वाले जर्म सेल के साथ यूनाइट करने के लिए सक्षम होते हैं, केपेबल होते हैं। जब तक यूनाइट नहीं होगा, जब तक के एक दूसरे के अंदर फ्यूज नहीं होंगे, तब तक के रिप्रोडक्शन होगा नहीं। अब देखो, जो यूनाइट वाला वर्ड है ना, जो एक दूसरे से मिलने वाला वर्ड है, इसके यहाँ पे ना एक अलग सा टर्म लिखा हुआ है जिसका नाम होता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का बेसिक मतलब ये है द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म अ जाइगोट। जब भी मेल और फीमेल गैमेट यानी कि ऑपोजिट जेंडर वाले गैमेट्स जो है जब मिलेंगे, मेल और फीमेल गैमेट्स जब मिलेंगे, तो इस प्रक्रिया को हम लोग जो है फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और हमेशा जो गैमेट्स होते हैं ना, वो हमेशा हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, यानी कि इनके पास अनपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। अब 2 अलग अलग जगह से जो है अनपेयर्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, जब ये दोनों मिल जाएंगे तो हमेशा फर्टिलाइजेशन के दौरान पे ना जाइगोट क्रिएट होता है। अब ये जो जाइगोट है ना, इसके बारे में देखो आगे लिखा हुआ है, एक ऐसा सेल है जो कि डाइप्लॉइड नेचर का होता है। डाइप्लॉइड नेचर यानी कि इसके पास ना 2 सेट्स ऑफ पेयर्ड क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, जाइगोट क्या है? डाइप्लॉइड सेल रिजल्टिंग फ्रॉम द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड मेल एंड फीमेल गैमेट्स। जाइगोट क्या है? एक ऐसा डाइप्लॉइड सेल है जो कि बनता है मेल और फीमेल गैमेट्स के फ्यूजन की वजह से। और मेल और फीमेल गैमेट होता कैसा है? वो हमेशा दोनों हैप्लॉइड्स होते हैं। उम्मीद है कि ये टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे। आगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स पढ़ेंगे। देखो, प्लांट्स के अंदर जो है ना रिप्रोडक्शन 2 टाइप से हो सकता है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, जो कि एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। वैसे ही प्लांट्स के अंदर ना फ्लावर्स और सीड्स की हेल्प से सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी एग्जिबिट हो सकता है ना। तो फ्लावर, जो प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है फ्लावर, सबसे बेसिक चीज़। तो रिप्रोडक्टिव क्या है? रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या है प्लांट्स का? वो है फ्लावर। फ्लावर्स देखो 2 तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास ना यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है और दूसरा
बाइसेक्सुअल फ्लावर भी हो सकता है। देखो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल का मतलब ये है, यूनिसेक्सुअल मतलब जिसके अंदर सिर्फ मेल या फिर फीमेल पार्ट ही अवेलेबल हो, दोनों में से कोई एक अवेलेबल होगा। और बाइसेक्सुअल का मतलब ये है उसके अंदर मेल और फीमेल पार्ट्स दोनों प्रेजेंट होंगे एक फ्लावर के अंदर। देखो यूनिसेक्सुअल कंटेन्स मेल और फीमेल पार्ट एंड बाइसेक्सुअल कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स। देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स के ना कुछ प्लांट्स के एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे पपाया हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारे ना फ्लावर्स को प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन ये सारे के सारे यूनिसेक्सुअल होंगे। या तो इनके पास जो फ्लावर्स होंगे उनके ऊपर सिर्फ मेल पार्ट होंगे उनके अंदर, या फिर सिर्फ फीमेल पार्ट्स होंगे। अब देखो बाइसेक्सुअल के अंदर कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, जैसे हिबिस्कस है और दूसरा मस्टर्ड है। अब ये दोनों ऐसे प्लांट्स हैं जिनके जो फ्लावर्स है ना उनके अंदर ना मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं एक साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना चैप्टर के अंदर हिबिस्कस का एग्जांपल बहुत ही डिटेल में समझाया गया है, वहाँ पे रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी हम लोगों ने एक बेसिक सा हिबिस्कस का स्ट्रक्चर बनाया है, और यहाँ पे ना फ्लावर के अंदर कुछ बेसिक पार्ट्स हम लोगों को डिटेल में समझने हैं। देखो फ्लावर्स के अंदर ना आप लोगों ने देखा होगा, फ्लावर्स के अंदर जो है बेसिक 4 पार्ट्स हम लोगों को देखने हैं। सबसे पहले फ्लावर्स के ना नीचे के हिस्से में आपको सेपल्स दिखते होंगे, जो कि ग्रीन कलर के छोटे छोटे से पत्तियाँ होती हैं, उनको हम लोग सेपल्स कहते हैं। और उसके ऊपर में ना कुछ कलरफुल पत्ते होते हैं, कलरफुल लीव्स होते हैं, जिनको हम लोग पेटल्स कहते हैं। देखो नीचे वाले हिस्सों में सेपल्स हैं और ऊपर पीछे की तरफ जो है यहाँ पे पेटल्स हैं। अब फ्लावर्स के अंदर ना मेल और फीमेल पार्ट होता है। जो मेल पार्ट होता है ना उसको हम लोग स्टेमन कहते हैं, जो बीच में से निकल के छोटी छोटी से ऐसी डंडियाँ होंगी और साइड में जाती रहेंगी। और जो बीच में ना एक बड़ी सी डंडी होती है जिसको हम लोग कहते हैं पिस्टल या फिर कार्पल, जो कि फीमेल पार्ट होता है। अब देखो यही फीमेल और मेल पार्ट जो है ना रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन यहाँ पे सेपल्स और पेटल्स का भी रोल है। अब हम लोग फ्लावर के ना पार्ट्स को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेपल्स के बारे में। सेपल्स देखो तो ग्रीन कलर के होते हैं आमतौर पे। ग्रीन कलर का होने का मतलब है कि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, और क्लोरोफिल होने का मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस एग्जिबिट कर रहे होंगे प्लांट्स के लिए, फ्लावर्स के लिए खाना बना रहे होंगे। तो सबसे पहला काम ये जो है फोटोसिंथेसिस को करेंगे। और दूसरा ये जो है ना प्रोटेक्टिव कवर की तरह भी काम करता है, जिसको फ्लावर बनने से पहले ना छोटा सा बड होता है, कली होती है, तो वो बहुत ज़्यादा नाजुक होती है, डेलिकेट होती है, उसको प्रोटेक्शन का काम कौन करता है? ये सेपल्स जो है उनके प्रोटेक्शन का काम करते हैं। देखो और क्या, जब फ्लावर ना खिल जाएगा उसके बाद जो है ना जो नीचे के हिस्से में जो सेपल्स होते हैं, ये ऊपर की जो जितनी भी पत्तियां होती हैं उन सबको सपोर्ट करने का भी काम करता है। देखो सपोर्ट इंटरनल वॉल्स, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोगों का पेटल्स का काम है। देखो पेटल्स का ना बेसिक एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सारे के सारे पेटल्स ना अलग अलग फ्लावर के कलरफुल होते हैं, कलरफुल भी होते हैं, प्लस उनके अंदर ना फ्रेग्रेंस होता है, यानी कि खुशबूदार होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं। और तीसरा ये जो है ना नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, एक जूस होता है जो कि हनीबीज आकर के उसको सक करती हैं। अब ये तीनों चीज़ें देखो, कलरफुल होना, फ्रेग्रेंट होना, नेक्टर का प्रेजेंट होना, ये क्या करेगा? इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। जैसे कि बहुत सारे इंसेक्ट, सिर्फ हनीबीज नहीं, बहुत सारे इंसेक्ट्स जो है ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये अट्रैक्ट क्यों कर रहा है? ताकि इसको ना पॉलिनेशन करना। अब ये पॉलिनेशन क्या होता है अभी चैप्टर के अंदर हम लोग आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा पार्ट है स्टेमन। स्टेमन जो है ना मेल पार्ट होता है किसी भी फ्लावर का। इसमें जो है ना 2 पार्ट्स होते हैं। देखो इसके सबसे पहले जो स्टिक है ना नीचे की तरफ, इसको हम लोग फिलामेंट कहते हैं, और ऊपर एक बल्ब होता है, इसका बल्जिंग बाहर चीज़ निकली हुई होती है थोड़ी सी, उसको हम लोग एंथर कहते हैं। इसी एंथर के अंदर जो है ना पॉलन ग्रेन्स होते हैं, इसके अंदर की तरफ पॉलन ग्रेन्स होंगे। और यही पॉलन ग्रेन्स क्या है? यही पॉलन ग्रेन्स जो है ना मेल गैमेट्स होते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो है कार्पल, यानी इसको हम लोग कभी कभार जो है पिस्टल भी कहते हैं। पिस्टल और कार्पल दोनों जो है ना फीमेल पार्ट होता है। अब इसके ना 3 पार्ट्स हैं। देखो जो फीमेल पार्ट है ना, ये 3 चीज़ों से मिलकर के बना है। सबसे पहले जो ऊपर बल्जिंग आउट जो बल्ब जैसी चीज़ दिख रही है, इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं। स्टिग्मा की खास बात ये है कि स्टिक ही होता है। और दूसरा ये जो नीचे की तरफ ट्यूब जा रही है, एक जो पाइप जैसी चीज़ जा रही है स्टिक, इसको हम लोग स्टाइल कहते हैं। और नीचे जो बल्जिंग आउट पार्ट होता है, नीचे की तरफ जो ओवल पार्ट है, इसको हम लोग ओवरी कहते हैं। ओवरी के अंदर जो ना ओव्यूल्स होते हैं, और हर एक ओव्यूल के अंदर जो ना फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। ओव्यूल क्या कंटेन करता है? फीमेल गैमेट को कंटेन करता है, यानी कि फीमेल जर्म सेल्स को कंटेन करेगा। अब देखो यहाँ पे ना हमारे पास जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्लांट्स के अंदर ना कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन, जो हमने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा हुआ भी होगा, जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा भी कि पेटल्स के अंदर जो है ना वो जो है फ्रेग्रेंट होते हैं, कलरफुल होते हैं, उनके अंदर जूस होता है, नेक्टर होता है, जिसकी वजह से इंसेक्ट जो है ना इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि पॉलिनेशन कर सके। तो पहला स्टेप होता है पॉलिनेशन, अभी पढ़ेंगे क्या होता है। और दूसरा स्टेप होता है फर्टिलाइजेशन, और एक थर्ड स्टेप भी होता है, वो अभी हम लोग डिटेल में आगे थोड़ा सा पार्ट है उसको वो भी पढ़ लेंगे, ठीक है। पहला स्टेप देखो पॉलिनेशन क्या है। देखो अभी हमने पढ़ा कि जो पेटल्स होते हैं ना वो कलरफुल होते हैं, फ्रेग्रेंट होते हैं, नेक्टर होता है, उनके अंदर जूस होता है। तो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं ताकि ये जो पॉलन ग्रेन्स है ना, ये पॉलन ग्रेन्स यहाँ से उठ करके कहाँ जा सके? स्टिग्मा पे जा सकें। पॉलिनेशन का मतलब ही यही है, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा।
एंथर से उठ करके अगर पॉलन ग्रेन्स कहाँ चले जाएंगे, स्टिग्मा पे चले जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। अब ये पॉलिनेशन ना जरूरी नहीं है कि ये इंसेक्ट से ही हो, हनी बी से भी हो, ये हनी बी से भी हो सकता है और बाकी जितने इंसेक्ट्स हैं उनसे भी हो सकता है, प्लस बर्ड से भी हो सकता है, कभी कभार हवा और पानी की वजह से भी हो सकता है। इन सबको हम लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे देखो पॉलिनेशन हो गया है। अब फर्दर जो पॉलिनेशन है ना, पॉलिनेशन भी बेटा दो टाइप का हो सकता है। देखो पॉलिनेशन ना अगर सेम फ्लावर के अंदर हो रहा है तो इसको हम लोग ना सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, और अगर दो फ्लावर्स के बीच में हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, पॉलिनेशन विद इन द सेम फ्लावर, यानी कि एंथर से स्टिग्मा की तरफ जो पॉलन ग्रेन जा रहा है लेकिन वो सारा काम कहाँ पे हो रहा है, एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन कहलाएगा। और दूसरा क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जो है पॉलन ग्रेन जाकर के जा रहा है, तो इसको हम लोग जो है क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो फ्लावर की स्पीशीज है ना वो सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग स्पीशीज में एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन चला गया तो वहां पे पॉलिनेशन नहीं कहलाएगा, प्लस फर्टिलाइजेशन भी आगे नहीं होगा। अब देखो आपको हो सकता है कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है कि किसी भी फ्लावर के अंदर, एक पेड़ के अंदर किसी फ्लावर के अंदर, अलग अलग बुक्स के अंदर ना अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर ना स्पेसिफिक ये लिखा हुआ है कि सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब सेम फ्लावर के अंदर होगा, और क्रॉस पॉलिनेशन कब होगा, जब डिफरेंट फ्लावर्स के अंदर होगा। कुछ और बुक्स अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि सेल्फ पॉलिनेशन होता है कि किसी भी एक पेड़ के अंदर जितने भी फ्लावर्स हैं उन सब के अंदर अगर पॉलिनेशन हो रहा है एक दूसरे फ्लावर्स के अंदर तो वही सेल्फ पॉलिनेशन है। और उसके अंदर दूसरी बुक के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि क्रॉस पॉलिनेशन क्या है कि दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में, अगर दो अलग अलग प्लांट्स के अलग अलग फ्लावर्स के बीच में अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो वो क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी की तरफ से जाएंगे, अलग अलग डेफिनेशन भी सही है, कोई गलत नहीं है, ठीक है। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन हमको समझ में आ गया। अब देखो जब भी पॉलिनेशन होगा ना, यहाँ से एंथर से स्टिग्मा पे जो पॉलन ग्रेन जाकर के चला जाएगा, तो यहाँ पे पॉलन ग्रेन आ चुका है, ठीक है, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आ गया, स्टिग्मा जो है ना स्टिकी, इसको चिपका लेगा। अब ये जो पॉलन ग्रेन है ना इसके अंदर मेल गैमेट्स हैं, और यहाँ पे जो है ना ओवरी जो है इसके अंदर ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट है। ये मेल गैमेट को ना फीमेल गैमेट तक पहुंचना है, तो ये क्या करेगा, ये मेल गैमेट जो है ना पॉलन ग्रेन अपने अंदर से एक ट्यूब को प्रोड्यूस करेगा, अपने अंदर से एक ट्यूब को प्रोड्यूस करेगा। इस ट्यूब को कहते हैं हम लोग पॉलन ट्यूब। ये ट्यूब प्रोड्यूस करने का फायदा ये है कि जो पॉलन ग्रेन है ना इसके अंदर से मेल गैमेट जो है ट्यूब से होते 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 फीमेल गैमेट यानी कि ओव्यूल के अंदर जाएंगे और वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। देखो मेल गैमेट फ्रॉम पॉलन ग्रेन रीचेस टू फीमेल गैमेट इन ओव्यूल बाय प्रोड्यूसिंग अ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करेगा मेल गैमेट जो कि पॉलन ट्यूब है। मेल गैमेट यहाँ से पहुंचते पहुंचते कहाँ चला जाएगा, ओव्यूल तक, जो कि जहाँ पे फीमेल गैमेट है। अब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के पास, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास आ गया तो यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा अपना फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, जो हमने थोड़ी देर पहले टर्म्स के अंदर पढ़ा था, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टू फॉर्म अ जायगोट इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब देखो फर्टिलाइजेशन हो गया, मेल और फीमेल गैमेट का ना फ्यूजन हो गया है, नया जायगोट बन गया है। तो जायगोट बनने के बाद ना आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो ओव्यूल है, जो अंदर वाला ये जो ओव्यूल है ना जिसके अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट था, ये ओव्यूल बदल जाएगा किसमें, सीड में बदल जाएगा। ओव्यूल किस में बदल जाएगा, सीड में। और बाहर की जो कवरिंग है, ये जो ओवरी है, ये बदल जाएगी किसके अंदर, ये फ्रूट में बदल जाएगी। ये बात आप याद रखेंगे। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जो ओव्यूल है, जो अंदर का पार्ट होता है, जो फीमेल गैमेट को कंटेन करता है, वो सीड में बदल जाता है, सीड बन जाता है। और जो बाहर की कवरिंग होती है, जो ओवरी होती है, वो क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। और फ्लावर के जितने भी बाकी पार्ट्स होते हैं, पेटल हो गया, सेपल हो गया, जितने भी पार्ट्स हैं, वो सारे के सारे जो है नीचे की तरफ गिर जाते हैं, उनका कोई काम नहीं रहता, सूख जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये सारा का सारा काम हो गया, हमारे पास सीड ना प्रेजेंट हो गया। यानी कि सीड क्या है, एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ना फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट है। सीड एक क्या है, इसको अगर अप्रोप्रिएट कंडीशन मिल जाए तो एक पूरा का पूरा प्लांट बन जाएगा। तो सीड के अंदर क्या कंटेन होता है, एम्ब्रियो होता है। एम्ब्रियो किसको कहते हैं हम लोग, फ्यूचर प्लांट को कहते हैं, ठीक है। सीड के अंदर क्या है, एक फ्यूचर प्लांट है जिसका नाम क्या है, एम्ब्रियो है। अब देखो थर्ड स्टेप क्या है, बहुत ही छोटा सा, जर्मिनेशन। जर्मिनेशन यहाँ पे ना, जर्मिनेशन का मतलब है कि जो सीड बन गया ना, जो एम्ब्रियो है, इसको अब डेवलप होकर के एक छोटा सा सीडलिंग बन जाएगा। यानी कि अब ये पूरा का पूरा प्लांट बनेगा, इसको हम लोग कहते हैं जर्मिनेशन। सीड से सीडलिंग बन जाना, आपने देखा होगा कई बार घर के अंदर जो चने होते हैं या फिर दालें होती हैं, इसके अंदर स्प्राउट्स निकल जाते हैं, इसी को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। तो जर्मिनेशन क्या है, डेवलपमेंट ऑफ सीड इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। जैसे जैसे सीड को अप्रोप्रिएट कंडीशन मिलेगा तो जर्मिनेट हो गया, यानी कि डेवलप होगा, क्या बन जाएगा, सीडलिंग बन जाएगा। अब देखो सीडलिंग में ना आपका एनसीईआरटी के अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, उसके अंदर ना सीडलिंग के अंदर दो चीजें लिखी हुई है। पहला ऊपर की तरफ जो है ना प्लूम्यूल है,
ये प्लूम्यूल ना वही है जो कि प्लांट का ना फ्यूचर में शूट बन जाएगा और नीचे नीचे की तरफ रेडिकल है और ये रेडिकल वही है जो फ्यूचर में ना प्लांट का रूट बन जाएगा।